अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? सही। सो लास्ट क्लास में हमने ये वाला पेपर 5 स्टार्ट किया था, फिर हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर हाफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ये क्यों लिखा था कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच पीके के बराबर या एच पॉजिटिव के ए के बराबर हो जाता है। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको समझते हैं। इन्होंने आपसे कहा है यहाँ पे कि एक एसिड है आपके पास HA, जिसको न्यूट्रलाइज करेगा NaOH और उससे सॉल्ट बनेगा Na और वाटर। सही है। शुरू में स्टार्ट में फर्ज कर लो कि इसके 10 मोल्स हैं और इसके 0 मोल्स हैं और इसके भी 0 मोल्स हैं और इसके भी 0 मोल्स हैं। और विद टाइम आप क्या करते हो कि आप NaOH ऐड करना शुरू करते हो। जब इसका आप 1 मोल ऐड करते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसके 10 मोल के साथ तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इसके 9 मोल रह जाते हैं, इसके दोबारा से 0 मोल हो जाते हैं और यहाँ 1 मोल बन जाता है। यानी कि ये दोनों स्टेप कनेक्टेड हैं, ये ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आता है आपके पास। ठीक है। जैसे आपने 1 मोल NaOH ऐड किया 10 मोल HA में, तो क्योंकि इनका मोल रेशियो 1:1 का है, 1 मोल NaOH यूज अप हो जाता है, वहां से 9 मोल NaOH के यूज रह जाता, सॉरी 1 मोल 10 मोल में से HA का यूज हो जाता है, तो 10 में से 9 मोल्स HA के रह जाते हैं। सही है। फिर उसके ऊपर आप दोबारा से अगर ऐड अगेन इसके 9 मोल में इसका 1 मोल ऐड करते हो, इसका 1 मोल और 1 मोल बना हुआ है पहले से, तो फिर वो दोबारा से रिएक्ट करेंगे और फिर रिएक्शन के बाद आपके पास यहाँ पर इसके 8 मोल्स बचेंगे, इसके 0 मोल्स हो जाएंगे, इसके 2 मोल्स हो जाएंगे, इसके 2 मोल्स हो जाएंगे। यानी कि NaOH ऐड होते होते HA कम होता जाएगा, Na बढ़ता जाएगा, वाटर बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है सबको? ये पहले बताइए, ये लॉजिक क्लियर है सबको? अच्छा। सो क्या होता है कि इन्होंने आपको कहा हुआ है कि पूरी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो कि 30 cm³ NaOH पे हुई है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने HA के 10 मोल्स के साथ NaOH के 10 मोल्स मिला दिए। ठीक है। जिसके बाद रिएक्ट होने के बाद ना यहाँ पे कोई मोल्स बचे ना यहाँ पे कोई मोल्स बचे, सिर्फ आपके पास सॉल्ट है और वाटर है।
इसे कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, 30 cm³ पे हुई है। तो फिर व्हाट विल बी दी हाफ न्यूट्रलाइजेशन? जब उसने हमें कह दिया कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यानी कि pH 7 पे 30 cm³ था, तो उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि 15 cm³ NaOH डालने पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी। इसका मतलब है कि 15 cm³ NaOH डालने का मतलब है कि इसके 10 मोल्स के अंदर, ये 10 मोल एक सपोज्ड वैल्यू है, NaOH के आपने 5 मोल्स ऐड कर दिए। तो रिएक्शन के बाद यहाँ 5 मोल्स बचेंगे, यहाँ 0 मोल्स हो जाएंगे, यहाँ 5 मोल्स हो जाएंगे और यहाँ 5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा हाफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में? बताइए, ये बात क्लियर है? अब ये बफर बन चुका है, क्योंकि अब आपके पास बीकर के अंदर एक वीक एसिड है, एक आपके पास सॉल्ट है ऑफ द सेम वीक एसिड, 5 मोल्स और ये भी 5 मोल्स, टोटल वॉल्यूम सेम है। तो जब मोल्स बराबर हैं तो अगर मैं के का एक्सप्रेशन लिखूंगा बफर का, बफर के एक्सप्रेशन की बात हो रही है, H पॉजिटिव इंटू सॉल्ट ओवर एसिड, सो दैट मीन्स के H पॉजिटिव के बराबर होने वाला है, क्योंकि सॉल्ट और एसिड कैंसिल होने वाले हैं। ये 5 है और वो भी 5 है, बराबर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और जब के H पॉजिटिव के बराबर है तो दैट मीन्स pKa pH के बराबर है, इट्स द सेम थिंग, दोनों तरफ माइनस लॉग ही लिया हमने। ये लॉजिक समझ में आई बेटा सबको? सिर्फ फैजान पढ़ रहा है क्लास में अकेला? ठीक है, सो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बात पढ़ते साथ ही एक स्टूडेंट के दिमाग में क्यों आ जाना चाहिए कि अगर pH 7 हो गया है, pH 7 पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई है, और न्यूट्रलाइजेशन अगर 30 cm³ पे है तो कहीं 15 cm³ पे हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी, और उस जगह पे H पॉजिटिव और Ka बराबर हुए होंगे। तो स्टूडेंट ने ग्राफ बनाकर वो पॉइंट निकाल लिया 3.9 जहां पर pH चेंज हुई थी, और उसके बाद फिर उसने जाकर ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको पार्ट D1 और D2 करवा रहा हूँ जो मैंने कल छुड़वा दिए थे, और उसके बाद F पार्ट 1 और F पार्ट 2 और पार्ट G करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल हमने पार्ट डी छोड़ा था, पार्ट डी में इन्होंने आपसे पूछा है कि 30 cm³ NaOH डालने पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। कह रहे हैं कि पानी को हटाकर बताएं 3 आयंस या मॉलिक्यूल जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होंगे जब 15 cm³ ऑफ NaOH डालेंगे, यानी कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन करेंगे आप। तो आधा न्यूट्रलाइज करने के बाद कौन कौन बचा हुआ होगा आपके पास? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधा न्यूट्रलाइज करने के बाद आपके पास एसिड बचा हुआ होगा, यू वुड हैव एसिड। आपके पास बेस नहीं बची हुई होगी, बेस नहीं होगी, NaOH लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास सॉल्ट बचा हुआ होगा। ठीक है, तो
ये 3 चीजें आप लिखते हैं क्योंकि आयंस भी अलाउड है लिखना ना। बेसिकली HA और Na बचा हुआ होगा, तो HA बचा हुआ होगा, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होके H प्लस और A माइनस बन गया होगा, सॉल्ट में से Na प्लस और A माइनस बचा हुआ होगा, ये सब बचे हुए होंगे। आप चाहे तो Na7 भी लिख सकते हैं, ये सब बचे हुए होंगे इस वक्त। अच्छा, कह रहे हैं कि बताएं कि इन आयंस की कंसंट्रेशन कैसे कंपेयर करें। याद रहे कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे अगर Ha 5 मोल बचा हुआ है तो Na भी 5 मोल ही बचा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि Ha पार्शली डिसोसिएट होता है H प्लस और A प्लस में, A माइनस में, और Na कंप्लीटली डिसोसिएट होता है Na प्लस और A माइनस में, तो सबसे ज्यादा तादाद में आपके पास A माइनस होगा, तो वो दोनों सोर्सेस से आएगा। A माइनस के बाद ज्यादा तादाद में आपके पास Na प्लस होगा, Na प्लस के बाद उससे ज्यादा तादाद, उससे कम तादाद में जो है वो Ha होगा, और सबसे कम तादाद में आपके पास H प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो A नेगेटिव वुड बी द हाईएस्ट अमाउंट, देन वुड बी Na पॉजिटिव, देन वुड बी Ha, एंड देन वुड बी H प्लस। ठीक है। ये क्लियर है बेटा सबको, पार्ट D1 और D2? तो बताएं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। सर रिपीट कर सकते हैं? क्या पूछा था बेटा आपसे सर आयन की सवाल? कंसंट्रेशन कहाँ? पार्ट 2 में। अबे पार्ट 2 सवाल में नहीं, एक्सपेरिमेंट में किस जगह पे पूछिए। एक्सपेरिमेंट के किस पॉइंट पे पूछ रहे हो वो बात? हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे। हाफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या बताया था आपको, क्या हुआ हुआ होगा? K इक्वल्स pH। अबे भाई, इनके साथ क्या हुआ होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के साथ? सर रिएक्शन हुआ होगा। रिएक्टेंट में से यहाँ लिखा हुआ है एसिड बचा हुआ होगा 5 मोल, बेस कितना बचा हुआ होगा? 0। जी, और सॉल्ट? 5 मोल। तो एसिड और सॉल्ट बराबर बचा हुआ होगा। जी मैं यहाँ लिख दिया, एसिड पार्शली डिसोसिएट करता है। पार्शली का क्या मतलब होता है भाई? नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। यानी कि पार्शियली एंटी आयोनाइज्ड। पॉजिटिव कितने बनेंगे आगे इस पहली कम इक्वेशन में? बनेंगे ना। किससे कम? किससे कम बनेंगे? A से। अबे भाई 5 मोल से कम बनेंगे, पूरे 5 मोल नहीं बन पाएंगे। अच्छा सही। और कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है कि सेकंड इक्वेशन में Na पॉजिटिव 5 मोल बनेंगे, ठीक है, और A नेगेटिव भी 5 मोल बनेंगे। तो क्योंकि A नेगेटिव नीचे 5 मोल और ऊपर 5 मोल से कुछ कम अमाउंट बनेगी, नीचे तो 5 मोल बनेगा, यहाँ पर लेस देन 5 मोल्स बनेगा, और हमें वो वैल्यू नहीं पता, तो टोटल तो एटलीस्ट 5 मोल से ज्यादा होगा। दिस विल बी ग्रेटर देन 5 मोल, this one will be equal to 5 mole, this one will be less than 5 mole, this one will be less than 5 mole। आ रही बात समझ में? यस सर सही। उसके बाद पार्ट ई हमने कल सॉल्व कर लिया था, पीएच इस्तेमाल करके के निकाल लिया था हमने। अब हम बात करेंगे यूज योर आंसर इन ई एंड द इनिशियल पीएच ऑफ एच ए। ई मतलब अपना के इस्तेमाल करें और इनिशियल पीएच इस्तेमाल करें
from the table to calculate the concentration of HA in mole per dm cube. तो Ka is equals to H पॉजिटिव का स्क्वायर ओवर HA फॉर्मूला है, ठीक है। तो Ka जो है वो पार्ट E वाला यूज करना है, H पॉजिटिव आपका इनिशियल पीएच आएगा, तो आपका इनिशियल पीएच है उससे आपके पास H पॉजिटिव आएगा। इनिशियल पीएच का स्क्वायर नहीं करना है, इनिशियल पीएच से H पॉजिटिव निकालना है। इससे ये जो इनिशियल मैंने लिखा हुआ है 2.41, इसका माइनस लॉग लें, एंटी लॉग माइनस शिफ्ट करके, तो H पॉजिटिव बताएं कितना है। तो मुझे अगर पीएच 2.41 है तो H पॉजिटिव बताएं कितने होंगे। -3.89 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम क्यूब। तो बेसिकली आपका जो के ए है, जो भी आपका पिछले पार्ट में आया था, उसे यूज करें, 3.89 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करें और डिवाइड कर दें एच ए से, और एच ए को सब्जेक्ट बना दें, तो यू विल गेट योर आंसर। अब जब आपके पास मोल पर डीएम क्यूब में कंसेंट्रेशन आ जाएगी, तो अब आप एम आर निकाल सकते हैं, क्योंकि एम आर होता है मास अपॉन मोल्स, ठीक है। तो मोल्स तो आपके पास पार्ट आई में आ चुके हैं, एफ पार्ट 1 में आ चुके हैं, ये जो एफ पार्ट 1 में वो मोल्स होंगे। मास आपके पास यहां से आएगा। रिमेंबर आपको मैंने बताया था कि इन्होंने ये वाली बात 2.7 ग्राम 250 में थे, ठीक है। तो आप रिकॉल करें कि इन्होंने लिखा हुआ भी है, रिमेंबर 2.7 ग्राम इन 250 सीएम क्यूब। तो 1000 में कितने होंगे, 1000 सीएम क्यूब में मास कितना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करें जरा 2.7 को, 10.8, तो 10.8 ग्राम्स होगा। तो 10.8 को आप डिवाइड करते हैं पार्ट F1 से, तो आपको एम आर मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट F1 जो आपके पास आएगा एसिडिटी की कंसेंट्रेशन, उसको 10.8 ग्राम से डिवाइड कर दें, तो विल गेट योर आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट इन्होंने आपसे पूछा है, even if the experiment is done very carefully with very accurate apparatus, the answer obtained for the molecular mass of HA is likely to subject to error, suggest why। कह रहे हैं हम अगर बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंट करें और हमारा अपरेटस वगैरह भी सब कुछ सही हो, तब भी एरर आएगा, ठीक है, एमआर निकालने में। यानी कि वो कह रहे हैं कि अपरेटस में, और अपरेटस की गलती नहीं है और आपकी गलती नहीं है, ठीक है। यानी ये कोई फैक्चुअल बात है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने इनमें से कोई भी वजह दी हुई हो। सबसे पहली वजह जो स्टूडेंट सोच सकता है वो ये कि आप पीएच निकाल रहे हैं, और पीएच निकालते हुए आपने जो पानी के अपने एच पॉजिटिव आयंस है उनको तो इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि पानी में 1 × 10⁻⁻7 पी एच पॉजिटिव आयंस होते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो आपने रीडिंग ग्राफ से निकाली है 15 सीएम क्यूब वाली, क्योंकि आपको याद होगा कुछ बच्चे 3.9 कह रहे थे, कुछ बच्चे 3.8 कह रहे थे, कुछ एक और वैल्यू भी आ रही थी। तो ये बच्चों में जो फर्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ग्राफ से आंसर निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये खुद ही शराफत से रीडिंग पीएच मीटर से ले लेते, तो वो रीडिंग एक्यूरेट होती, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन उसके ऊपर बेस कर रही है। इस 15 सीएम क्यूब की वजह से आपके पास के ए आया है, उस के ए की वजह से आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए आई है, और उस कंसेंट्रेशन ऑफ एच ए की वजह से आपके पास एम आर आया है। तो अगर आप 15 सीएम क्यूब की रीडिंग पीएच मीटर से ले लेते, जो कि मिसिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लेना चाहिए थी, यहाँ पे रीडिंग टेबल में मिसिंग है।
12 के बाद they are taking a reading at 16 and there is no reading at 15, जबकि अगर उन्हें दिख गया था कि 30 cm³ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई है तो उन्हें 15 पे एक रीडिंग ले लेना चाहिए थी। ठीक है, तो उससे ना एक्यूरेसी बढ़ जाती। तो ये एक एरर है जो मैं समझता हूँ कि बहुत कॉम सब्जेक्ट टू है, सबसे बड़ी बात ये है। फिफ्टीन cm³ पे रीडिंग नहीं दी है इन्होंने। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, आई थिंक ये कहीं लास्ट वास्ट में होगा आपके पास, इसको जरा ढूंढें। सॉरी, ये क्वेश्चन जरा ढूंढें अपने पास इक्विलिब्रियम। ये मिल गया सबको, देखें। जी, ये क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नहीं मिला। अच्छा, फैजान भाई जरा माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आई थिंक हो सकता है ये मैंने खुद से कहीं और से लेटेस्ट क्वेश्चन डाला हो। यहाँ पे मुझे ये बताएं कि जो मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको आखिरी, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके पास? क्वेश्चन 2 इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं 2 सर, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, वही लास्ट, वो तो होंगे। अच्छा नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन 2 था जी। नहीं है। अच्छा, मेरे असल में मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन शो हो रहा था, मैं समझा ये आप लोगों के पास भी होगा। ये एक्चुअली लेटेस्ट ईयर का है, ये मई जून 2020 का है। और आपको जो मैंने वो दिए हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन, उसमें मई जून 2020 नहीं है अभी। बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैं आपको क्लास में प्रिंट करवा के फिर करवा दूंगा, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं होगा इसको ये होगा भी नहीं, और ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो बेसिकली अभी हम यहीं तक रख पाएंगे। और अब जब आपका मंडे से क्लास स्कूल में इंशाल्लाह स्टार्ट होती है तो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको लिंक दिया था कि आप ऑर्गेनिक एएस उससे रिवाइज कर लें। तो देखो बेटा, हम सबको ना मिलकर प्रॉब्लम को फेस करना है। टाइम कंस्ट्रेंट की जो प्रॉब्लम आई हुई है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को एएस ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है। और बट ये भी साथ में आप समझें कि हमें पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मतलब जितना इम्पोर्टेंट एएस सिलेबस करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री और ये जो पॉलीमर्स का चैप्टर है, इसका एएस ऑर्गेनिक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, उन पे क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे स्पेशली। आपकी A2 की जो ऑर्गेनिक है उसका एएस ऑर्गेनिक से डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्वेश्चंस में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि A2 ऑर्गेनिक समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, कोई इससे लिंक है, बट हाँ, जो फुल फ्लैश पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसमें पार्ट्स होते हैं एएस ऑर्गेनिक के। तो या पूरे पूरे क्वेश्चन एएस ऑर्गेनिक पे होते हैं। तो जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अभी हमारे पास बनेगी वो ये है कि क्योंकि एक टाइम कंस्ट्रेंट आपके सामने पैदा हुआ है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग 27 नवंबर को एकदम से स्कूल बंद हो जाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि हमें दिसंबर भी पढ़ाने को मिलेगा आपको, क्योंकि वेल्स से वैसे ही बात हो गई थी कि 15 दिसंबर से अपने मिड ईयर्स लें और हमें 15 दिन दें। बट नवंबर में जब पेपर स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन में चीज़ें आपको पता स्लो हो जाती हैं। तो एक तरीके से अगर आप जनवरी देखें तो जनवरी की 10 तारीख को स्कूल खोलने का मतलब है ऑनलाइन के वैसे ही 10 दिन निकाल दिए। और फिजिकली 18 से खोलने का मतलब है कि फिर ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो बेकार, मतलब आधा जनवरी भी निकल गया। कहाँ हम आधा दिसंबर पढ़ने की ख्वाहिशमंद थे, हमें आधा जनवरी भी नहीं मिल रहा। तो अब मंथ लॉस। ठीक है, दिसंबर के 15 दिन लॉस हुए और जनवरी के 15 दिन लॉस हुए।
15 से ज़्यादा ही हैं, तो महीने से ज़्यादा का टाइम लॉस हो गया आपका, क्योंकि 27 नवंबर से तो आप ऑफ ही थे। सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी शुड बी ऑन द सेफ साइड, और सेफ साइड ये कि हम सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करें। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद A2 ऑर्गेनिक ऑन मंडे इंशाल्लाह। आपको AS के मैंने लिंक्स दिए हैं ताकि आप उसको एक दफ़ा खुद से देखें, और मुझे ज़रूर टाइम बचेगा या एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेना पड़ी तो मैं ले लूँगा और आपको कराऊंगा मैं चीज़ें जो आप जिसमें डिफ़िकल्टी होगी। बट एटलीस्ट स्कूल प्रेमिसेस के अंदर हम A2 ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे एज सून एज पॉसिबल, हमें मौका मिलता है, ठीक है। कोई सवाल किसी बच्चे का, कोई बात कोई बोलना चाह रहा है? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई ना? जी बेटा। ओके सर। चलें भाई, फिर आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को स्कूल में मुलाकात हो जाएगी आप लोगों से, और फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। एयरली पास पेपर्स कुछ वक्त आप खुद स्टार्ट कर दें अब आप, क्योंकि एयरली पास पेपर्स में ये होता है कि फिजिकल के क्वेश्चंस अलग हैं और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अलग, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अलग हैं। तो 2016 से आपने ईयरली करने हैं, उससे पहले ये करने का फायदा नहीं है। 2016 से 2020 ये 5 इयर्स बहुत हैं करने के लिए। 5 इयर्स के पेपर्स हैं विद वेरिएंट्स और मार्च के जो पेपर्स हैं ये। तो इसमें ये है कि जो भी सवालात होंगे अराउंड 8 9 10 सवालात होंगे, तो उसमें से ऑर्गेनिक छोड़कर 60 आप कर लें। ऑर्गेनिक छोड़कर तकरीबन आप 100 मार्क के पेपर में से, 100 मार्क्स के पेपर में से आई एम श्योर 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो आप कर लें स्टार्ट ईयरली। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 2 साल के ईयरली छोड़ दें। 5 में से 3 साल के ईयरली आप इन 3 महीनों में, एक एक महीने में कर लें, एक एक साल। एक साल में आपको, 1 ईयर में आपको 5 पेपर्स प्रैक्टिस करने होते हैं। तो पर वीक अगर आप एक पेपर भी करते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। तो एक एक मंथ में एक एक ईयर करें आप। ये आप फेब में कर लें, ये एक ईयर आप मार्च में कर लें, और एक ईयर आप अप्रैल में कर लें। अभी हाफ जनवरी बचा, बस कुछ उसमें कर लें। 2 साल अपना बचा के रखिएगा ताकि जब सिलेबस पूरा खत्म हो तो फिर एक साथ पेपर के आप कम से कम 10 पेपर तो, मतलब 10 पेपर करें 2 साल के एक साथ पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। ऑल्दो इन 3 ईयर के भी रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे, बट एक फुल फ्लैट आपको पूरा पेपर करने को मिले, ठीक है। कोई और बात किसी स्टूडेंट ने पूछनी है तो? चलें फिर इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।